कबूतर की बुद्धिमानी। बहुत मजेदार कहानी दोस्तों। उत्तर भारत के एक गांव में गेहूं का एक खेत था। एक बार उस खेत में एक कबूतर कबूतरी के जोड़े ने घोंसला बनाया। उनके साथ दो बच्चे भी रहते थे। सूर्योदय होने के बाद कबूतर और कबूतरी दाना चुगने और जाते थे और उनके बच्चे वही घोंसले में प्रेमपूर्वक रहते थे। वे दोनों बीच बीच में आकर अपनी चोट से उन बच्चों को भी दाना चुगा जाते थे, क्योंकि वे दोनों अभी उड़ने में समर्थ नहीं थे कि स्वयं उड़कर जाएं और दाना चुग सके। कुछ दिनों के बाद गेहूं की फसल पक गई। खेत के मालिक ने सोचा क्यों न अब फसल को काट लिया जाए, और यही विचार करते हुए वह खेत को देखने आया। उसके साथ दो लोग और भी थे। वह उनसे विचार विमर्श करने लगा कि फसल अब तैयार है, इसे काट लेना चाहिए। मैं ऐसा करता हूं कि कल ही मजदूरों को भेजकर इसे कटवा देता हूं। इतना कहकर वह चला गया। शाम को जब कबूतर और कबूतरी वापस अपने घोंसले में आए तो दोनों बच्चों ने सारी बात उन दोनों को बतलाई। यह सुनकर कबूतरी बड़ी ही चिंतित और व्याकुल हो गई और कबूतर से कहने लगी, अब तो हमें यह स्थान शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए, कहीं दूसरे स्थान पर अपना घोंसला बना लेना चाहिए। यह सुनकर कबूतर बोला, तुम सब चिंता मत करो, अभी एकदम हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि कल तो यह बिल्कुल नहीं कटने का। अगले दिन वे दोनों फिर अपनी दिनचर्या के अनुसार दाना चुगने निकल गए और शाम को जब वापस आए तो उन्होंने देखा सचमुच ही खेत आज नहीं करता था। लेकिन बच्चों ने उन्हें बताया कि खेत का मालिक आज दिन में फिर आया था और साथियों से कह रहा था, मैंने मजदूरों को खेत काटने के लिए कहा था और उन्होंने यहाँ भी कर ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पता नहीं क्यों खेत नहीं काटा। 8 में अब कल अपने रिश्तेदारों को खेत काटने भेजूंगा। इतना सुनना था कि कबूतरी ने घबराकर कबूतर से कहा कि अब तो हमें यह स्थान अवश्य ही छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर कबूतर बोला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कल भी यह खेत नहीं कटने वाला, मुझे इसका पूरा विश्वास है। और सचमुच अगले दिन भी खेत नहीं कर सका। लेकिन जब शाम को कबूतर गोत्री अपने घोंसले में लौटे तो उनके दोनों बच्चे बड़े चिंतित और व्याकुल थे। कबूतर ने जब उन दोनों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, आज खेत का मालिक पुनः आया था और कह रहा था कि मैंने अपने रिश्तेदारों से भी खेत काटने को कहा था, लेकिन हाँ कहने के उपरांत भी वे खेत काटने नहीं आए। अब कल मैं स्वयं आकर ही खेत काट होगा। यह सुनकर कबूतरी ने कबूतर से पूछा, क्या अब भी हमें यह स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले नहीं जाना चाहिए? कबूतर बोला, नहीं, अब हमें जरा सी भी कोताही नहीं करनी चाहिए, तुरंत यह स्थान छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर कबूतरी बोली, लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हें पहले कैसे मालूम था कि यह खेत नहीं कटेगा? कबूतर बोला, भाग्यवान श्रीमती जी, बड़ी ही साधारण और सरल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति तब तक किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के आश्रित रहता है। उचित समय तभी आया समझो जब व्यक्ति अपना कार्य स्वयं रुचि और निष्ठापूर्वक आरंभ करें। अब तक उनके बच्चों के पंख भी उड़ने में सक्षम हो गए। इस कहानी से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं कि एक तो हमें बुद्धिपूर्वक काम करना चाहिए और दूसरी यह कि स्वावलंबी बनना चाहिए, अर्थात अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। 4 गायब हो गई दाढ़ियों की कहानी। अकबर के शासन के दौरान आगरा के भव्य शहर में एक विचित्र और जीवंत समुदाय रहता था जो हंसी मजाक और चुटकुलों के लिए जाना जाता था। इसी समुदाय में एक नाई अहमद रहता था जो अपनी कुशलता और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। अहमद की नाई की दुकान एक ऐसा स्थान था जहां लोग न केवल बाल कटवाने के लिए बल्कि ताजा गपशप और कहानियों के लिए भी इकट्ठा होते थे। एक सुंदर सुबह आमतौर पर व्यस्त शहर में एक विचित्र घटना घटी। अहमद के नियमित ग्राहकों का एक समूह जागा और पाया कि उनकी गाड़ियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं।
उनके चेहरे जो पहले घनी और अच्छी तरह से सजी हुई दाढ़ियों से सुसज्जित थे, अब बच्चे की तरह चिकनी हो गए थे। वे पुरुष पूरी तरह से हैरान और भ्रमित थे। उनकी दाढ़ी रातों रात कैसे गायब हो सकती थी? वे पुरुष चकित और शर्मिंदा अहमद की नाई की दुकान पर उसकी सलाह लेने पहुंचे। जब उन्होंने अपनी अजीब समस्या का वर्णन किया तो अहमद खुद हैरान था। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। डांडिया बस यूं ही गायब नहीं हो जाती है। अहमद ने यह विचित्र मामला सम्राट अकबर के दरबार में ले जाने का फैसला किया, यह विश्वास रखते हुए कि बुद्धिमान बीरबल इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। अगले ही दिन अहमद और दाढ़ी विहीन पुरुष सम्राट अकबर के सामने प्रस्तुत हुए। दरबार इस असामान्य मामले से प्रभावित था। अकबर, जो हमेशा एक चुनौती के लिए उत्सुक रहते थे, ने अपने विश्वसनीय सलाहकार बीरबल की ओर रुख किया और कहा, बीरबल, यह वास्तव में एक अजीब रहस्य है। ये लोग दावा करते हैं कि उनकी दादियां रातों रात गायब हो गई हैं। क्या आप पता लगा सकते हैं कि क्या हुआ? बीरबल, जो अपनी तेज बुद्धि और चतुराई के लिए जाने जाते थे, ने पुरुषों को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर कोई शेविंग के निशान नहीं थे, न कोई जलन। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दाढ़ी आप बस वाष्पित हो गई हो। बीरबल ने एक पल के लिए विचार किया, फिर पुरुषों से उनके दिनचर्या, आदतों और किसी असामान्य घटना के बारे में कुछ सवाल पूछे। में से एक व्यक्ति, जो एक व्यापारी था जिसका नाम करीम था, उसने बताया कि घटना से पहले की रात उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सी झंझनाहट महसूस की थी। एक और व्यक्ति, जो एक शिक्षक था जिसका नाम फारूक था, उसने अपने खिड़की के बाहर एक हल्की सी गुनगुनाहट सुनी थी। जैसे जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव साझा कर रहा था, बीरबल ने पहेली को जोड़ना शुरू किया। फिर बीरबल ने उन पुरुषों से उनके घर दिखाने का अनुरोध किया। समूह बीरबल के साथ जांच के लिए निकला। जब वे करीम के घर पहुंचे, बीरबल ने आसपास की जगह का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने खिड़की के पास एक अजीब पौधा देखा, एक पौधा जिसके छोटे छोटे चमकदार पत्ते थे जो एक हल्की सुखद सुगंध छोड़ रहे थे। बीरबल ने एक पत्ता तोड़ा और उसे ध्यान से देखा। फिर उन्होंने समूह की ओर मुड़कर कहा, मुझे लगता है कि हमने अपने दोषी को ढूंढ लिया है। यह पौधा हालांकि सुंदर है, इसके कुछ असामान्य गुण हैं। इसके पत्तों में एक प्राकृतिक तेल होता है जो पर्याप्त मात्रा में सांस लेने पर अस्थायी बालों के झड़ने का कारण बनता है। जो झंझनाहट और गुनगुनाहट की आवाज आपने महसूस की थी, वह संभवतः इसी पौधे के प्रभाव थे। पुरुष हैरान थे। एक पौधा कैसे ऐसी शरारत कर सकता है? बीरबल ने समझाया, प्रकृति हमें आश्चर्यचकित करने के अपने तरीके रखती है। इस पौधे का तेल जल्दी वाष्पित हो जाता है और हवा द्वारा ले जाया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक तेज हवा ने आपके घरों में तेल बहा दिया, जिससे आपकी दाढ़ी या सोते समय झड़ गई। सम्राट अकबर बीरबल की समर्थ से प्रभावित होकर ने आदेश दिया कि पौधे को पुरुषों के घरों के आसपास से सावधानी पूर्वक हटा दिया जाए। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि पौधे का अध्ययन किया जाए कि इसमें कोई और असामान्य गुण हैं या नहीं। पुरुष राहत महसूस करते हुए और आभारी होकर बीरबल का धन्यवाद करते हुए अपने घर लौट गए, अपनी दाढ़ियों के फिर से उगने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पुरुषों की दाढ़ी या फिर से उगने लगी, जिससे उन्हें बहुत खुशी हुई। अहमद नाई मजाक करते हुए कहा कि अब उसके पास अपने ग्राहकों का मनोरंजन करने के लिए एक नई कहानी है, गायब हो गई दाढ़ियों की कहानी। यह घटना आगरा में एक किंवदंती बन गई, प्रकृति के रहस्यों की एक हास्यपूर्ण याद दिलाती। इस प्रकार आगरा का शहर अपने सामान्य हंसी खुशी में लौट आया। उसके निवासियों ने उस दिन की कहानियां साझा करते हुए और हंसते हुए बिताया जब बीरबल ने गायब हो गई दाढ़ियों के रहे
से को सुलझाया। इस कहानी ने न केवल बीरबल की बुद्धिमानी को उजागर किया बल्कि यह शहर की लोक कथाओं का एक प्रिय हिस्सा बन गई जो आने वाली पीढ़ियों के चेहरों पर मुस्कान लाती रही। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 गायब हो गए हीरे का मामला। एक बार सम्राट अकबर के भव्य राज्य में एक रहस्यमय घटना घटी जिसने पूरे साम्राज्य को चौंका दिया। शाही खजाने में जहां राज्य के अनमोल रत्न और खजाने रखे जाते थे, सबसे बड़ा और सबसे कीमती हीरा बिना किसी निशान के गायब हो गया। गायब हुए हीरे की खबर तेजी से फैल गई जिससे व्यस्त दरबार में उत्सुकता और चिंता फैल गई। सम्राट अकबर, जो अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, इस चोरी से गहरे चिंतित हो गए। हीरा न केवल राज्य की संपत्ति का प्रतीक था बल्कि उसकी गौरवशाली इतिहास की निशानी भी था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित अकबर ने तुरंत जांच का आदेश दिया। शाही गार्डों ने महल के हर कोने की तलाशी ली और खजाने तक पहुंच रखने वाले सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन कई दिन बीत गए और कोई सुराग नहीं मिला। अपनी निराशा में अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार, प्रतिभाशाली और चतुर बीरबल को बुलाया। अकबर जानते थे कि अगर कोई इस रहस्य को सुलझा सकता है तो वह बीरबल ही होंगे। बीरबल, अकबर ने कहा, हमारे शाही खजाने से सबसे बड़ा हीरा चोरी हो गया है और हमें चोर के बारे में कोई सुराग नहीं है। मैं इस रहस्य को सुलझाने और अपराधी को न्याय दिलाने के लिए आप पर भरोसा कर रहा हूं। बीरबल हमेशा की तरह शांत और संयत ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज चिंता न करें, मैं चोर को खोजने का लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद और उन सभी लोगों का सहयोग चाहिए जिन्होंने चोरी की रात खजाने तक पहुंच बनाई थी। अकबर ने तुरंत अपने गार्डों को आदेश दिया कि वे सभी संदिग्धों, गार्डों, खजांची और खजाने तक पहुंच रखने वाले अन्य लोगों को अगले दिन सुबह दरबार में इकट्ठा करें। अगले दिन दरबार में उत्सुकता और जिज्ञासा का माहौल था। सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल इस रहस्य को कैसे सुलझाएंगे। जैसे ही संदिग्धों की पंक्ति लगी, बीरबल एक अजीब वस्तु, एक बड़ा प्राचीन किताब और सफेद पाउडर की एक बाल्टी लेकर प्रवेश किया। दरबारियों को बीरबल की असामान्य उपकरणों की पसंद पर आश्चर्य हुआ। फिर बीरबल ने संदिग्धों से कहा, इस प्राचीन किताब में चोरों की पहचान करने की जादुई क्षमता है। आप सभी को अपने हाथों को किताब पर रखकर शपथ लेनी होगी कि आपने हीरा नहीं चुराया। यदि किताब को लगेगा कि आप चोर हैं तो यह एक संकेत प्रकट करेगी। हालांकि इससे पहले कि संदिग्ध किताब को छुपाते, बीरबल ने एक और शर्त जोड़ी, लेकिन इससे पहले कि आप किताब को छुएं, आपको अपने हाथों को इस सफेद पाउडर की बाल्टी में दबाना होगा। संदिग्धों ने हिचकिचाते हुए लेकिन बीरबल के निर्देशों का पालन किया। एक एक करके उन्होंने अपने हाथों को पाउडर में डुबाया और की ताक पर रख दिया। सभी ने अपनी निर्दोषता की शपथ ली। इसके बाद बीरबल ने संदिग्धों से अपने हाथ दिखाने को कहा। जैसे ही संदिग्धों ने अपने हाथ दिखाए, बीरबल ने प्रत्येक हाथ को ध्यान से निरीक्षण किया। अधिकांश हाथ सफेद पाउडर से सने हुए थे, लेकिन एक जोड़ी हाथ साफ और निर्दोष थे। बीरबल ने साफ हाथ वाले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए घोषणा की, यही चोर है। दरबार आश्चर्यचकित हो उठा। चोर जो अचानक पकड़ा गया ने आरोपों से इनकार करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही टूटकर अपराध स्वीकार कर लिया। उसने केवल किताब को छूने का नाटक किया था, यह सोचकर कि किताब की जादुई शक्तियां उसे बेनकाब कर देंगी। ऐसा करने में उसने पाउडर से बचने की कोशिश की थी, सोचते हुए कि वह बीरबल की चालाकी को मात दे सकता है। अकबर बीरबल की चालाकी से प्रभावित होकर ने उसकी सोच और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। चोरी हुआ हीरा बरामद किया गया और चोर को कानून के अनुसार दंडित किया गया। एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई ने दिन को बचा लिया और दरबार अपनी सामान्य शोभा में लौट आया। सभी गायब हीरे के रहस्य के असाधारण समाधान की प्रशंसा करते हुए
सम्राट अकबर जानते थे कि वे हमेशा बीरबल की प्रतिभा पर भरोसा कर सकते हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गायब हो गई मोच की शरारत। गायब हुए हीरे के रहस्य को सुलझाने के कुछ ही समय बाद दरबार एक और विचित्र घटना से मनोरंजन हुआ। इस बार यह घटना बहुत ही हास्यास्पद थी। एक उज्ज्वल सुबह जब सम्राट अकबर दरबार लगा रहे थे, उन्होंने देखा कि उनकी आमतौर पर अच्छी तरह से संवरी हुई मोच गायब थी। यह वास्तव में अजीब था, क्योंकि अकबर अपनी उपस्थिति को लेकर बहुत सख्त थे। दरबारियों ने अपनी हंसी दबाई, क्योंकि उन्होंने कभी अपने सम्राट को उनकी शानदार मोच के बिना नहीं देखा था। अकबर आधे हंसते हुए और आधे परेशान होकर बीरबल की ओर मुड़कर बोले, बीरबल, ऐसा लगता है कि मेरी मूठ गायब हो गई है। क्या आपको पता है कि यह कैसे हो सकता है? बीरबल हमेशा समाधान और अच्छे हास्य के साथ तैयार रहते थे। ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे लगता है कि यह किसी ने आप पर शरारत करने की कोशिश की है। लेकिन चिंता न करें, मैं पता लगा लूंगा कि यह कौन है। बीरबल ने सम्राट के चेहरे पर सफेद पाउडर का हल्का सा निशान देखा, जो उन्होंने गायब हुए हीरे के मामले में इस्तेमाल किया था। उन्हें एक संदेह हुआ और उन्होंने उस पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। महाराज, बीरबल ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, आइए सभी दरबार के नारियों को इकट्ठा करें। मुझे लगता है कि हमें उनके बीच दोषी मिल सकता है। जल्द ही सभी दरबार के नाई इकट्ठा हो गए। बीरबल ने उन्हें संबोधित किया, ऐसा लगता है कि किसी ने सम्राट की मूठ हटाकर उन पर शरारत की है। यदि दोषी अब स्वीकार कर लेता है तो सजा हल्की होगी, अन्यथा यह कठोर हो सकती है। कोई भी नाई ने स्वीकार नहीं किया और बीरबल को पता था कि उन्हें शरारती को पकड़ने के लिए एक चाल की आवश्यकता है। फिर उन्होंने कहा, हम एक परीक्षण करेंगे। आप में से प्रत्येक को अपने बाल का एक छोटा सा हिस्सा काटकर इस कटोरे में रखना होगा। बालों की बनावट हमें बताएगी कि कौन जिम्मेदार है। जैसे ही नाइयों ने अपने बाल का एक छोटा सा हिस्सा काटा, बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। एक नाई जो अन्य की तुलना में अधिक चिंतित था, न केवल एक छोटा सा टुकड़ा काटा और जल्दी से कटोरी में रख दिया। बीरबल ने इसे नोट किया और एक विचार आया। आप सभी का धन्यवाद, बीरबल ने कहा। अब महाराज, क्या मैं इस विशेष आवर्धक कांच के नीचे बालों का निरीक्षण कर सकता हूं? बीरबल ने बालों को ध्यान से जांचने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह नाइयों की प्रतिक्रियाओं को देख रहे थे। चिंतित नाई का चेहरा तब पीला हो गया जब बीरबल उसके नमूने के करीब पहुंचे। बीरबल ने नाटकीय ढंग से घोषणा की, यह वही बाल है जो सम्राट के चेहरे पर पाया गया था। नहीं, तनाव को सहन नहीं कर सका ने कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, यह सिर्फ एक निर्दोष मजाक था। मैंने सोचा कि यह मजेदार होगा। अकबर अपनी हंसी को रोकते हुए बोले, एक निर्दोष मजाक वास्तव में, जबकि यह महत्वपूर्ण है कि हम हास्य की भावना बनाए रखें। एक को सम्राट की गरिमा का भी सम्मान करना चाहिए। आपको अगले हफ्ते शाही अस्तबल की सफाई करनी होगी ताकि आप सोच समझकर कार्य करना सीखें। दरबार हंसी से गूंज उठा और यहाँ तक कि अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। गायब हो गई मोच की शरारत दरबार में एक पसंदीदा कहानी बन गई। अक्सर यह याद दिलाने के लिए सुनाई जाती थी कि सम्मान का महत्व और बीरबल की चतुराई। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां लोगों का मनोरंजन और शिक्षा देती रही, जिसमें बुद्धिमत्ता और हास्य का अर्थ वित्तीय मिश्रण था जो केवल वे ही कर सकते थे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर। एक दिन अकबर बादशाह को कुछ शरारती दरबारियों ने उकसाया कि बीरबल हमेशा सच नहीं बोलता। उन्होंने अकबर को सलाह दी कि बीरबल की सच्चाई की परीक्षा ली जाए। अकबर को यह विचार पसंद आया और उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, आज हम तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा लेना चाहते हैं।
तुम्हें 3 सवालों का सही सही उत्तर देना होगा। अगर तुमने सच्चे उत्तर दिए तो हम मानेंगे कि तुम सच्चे हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर आप जो भी पूछेंगे मैं सच सच उत्तर दूंगा। अकबर ने पहला सवाल पूछा, बीरबल इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर इस संसार में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। हर व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली या धनी क्यों न हो, उसे एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, बीरबल इस संसार में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर सबसे बड़ा झूठ वह है जो व्यक्ति स्वयं को अमर समझता है। यह सोच कि वह कभी नहीं मरेगा और सदा जीवित रहेगा सबसे बड़ा झूठ है। अकबर ने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा, बीरबल इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, हुजूर इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज समय है। समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, इसलिए हमें हर क्षण का सही उपयोग करना चाहिए। अकबर ने बीरबल के उत्तरों को सुनकर कहा, बीरबल तुम्हारे उत्तर न केवल सच्चे हैं बल्कि गहन और ज्ञानवर्धक भी है। तुम्हारी सच्चाई और बुद्धिमानी की कोई तुलना नहीं है। दरबार के सभी दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की और शरारती दरबारियों ने अपनी हार मान ली। उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल सच्चाई का प्रतीक है और उसकी बुद्धिमानी पर संदेह करना गलत था। अकबर ने बीरबल को एक मूल्यवान उपहार देकर सम्मानित किया और कहा, भी बल तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे सच्चे और बुद्धिमान हो। तुम्हारी सच्चाई और ज्ञान से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सच्चाई और बुद्धिमानी से दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचा किया और सभी को यह सिखाया कि सच्चाई और समय का मूल्य सबसे अधिक होता है। अगली कहानी, बीरबल का अद्वितीय निर्णय। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में 2 व्यापारी आए जिनका नाम राम और श्याम था। दोनों के बीच एक अनमोल हार को लेकर विवाद हो गया था। दोनों ही व्यापारी यह दावा कर रहे थे कि हार उनका है। अकबर ने यह मामला बीरबल के सामने रखा और उसे न्याय करने को कहा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को सुना और हार को ध्यान से देखा। उसने दोनों व्यापारियों से कुछ सवाल पूछे, लेकिन दोनों के उत्तर एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने एक योजना बनाई। बीरबल ने कहा, हम इस हार को एक बड़े संदूक में रख देंगे और इसे एक रात के लिए बंद कर देंगे। जिस व्यापारी का इजहार होगा वह उसे देखकर पहचान लेगा। बीरबल ने हार को एक संदूक में रखा और उसे बंद कर दिया। फिर उसने कहा, हम इस संदूक को रात भर के लिए अपने पास रखेंगे। आप दोनों व्यापारी कल सुबह दरबार में आकर इसे पहचान सकते हैं। रात में बीरबल ने एक चाल चली। उसने हार को बाहर निकाल लिया और उसकी जगह एक साधारण हाथ रख दिया। अगली सुबह जब दोनों व्यापारी दरबार में आए तो बीरबल ने संदूक को खोला और हार को बाहर निकाला। राम ने तुरंत ही कहा, यह हार में रहा है, मैं इसे पहचान सकता हूँ। दूसरी ओर श्याम ने भी वही दावा किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह हार तुम दोनों का नहीं है, यह तो एक साधारण हार है जिसे मैंने रात में बदल दिया था। असली हाथों मेरे पास सुरक्षित है। राम और श्याम दोनों ही चौंक गए और उन्होंने अपने अपने दावे वापस ले लिए। बीरबल ने असली हार को वापस लेकर कहा, अब अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से दावा करना चाहता है तो वह कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे झूठे दावे से किसी को न्याय नहीं मिलेगा। राम और श्याम ने अपनी गलती स्वीकार की और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारी चतुराई और न्यायप्रियता से ही हमारे दरबार में सच्चाई और न्याय का वास होता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से एक और विवाद को सुलझाया और सभी को यह सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से ही न्याय पाया जा सकता है। अगली कहानी, 5 गायब गहनों का मामला। एक बार की बात है, दिल्ली की हलचल भरी शहर में इंस्पेक्टर राज नामक एक प्रसिद्ध जासूस रहता था।
अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और अतुलनीय जांच कौशल के लिए जाने जाने वाले इंस्पेक्टर राज ने कई जटिल मामलों को सुलझाया था, जिससे वह पुलिस बल में एक किंवदंती बन गए थे। हालांकि कभी कभी किंवदंतियां भी ऐसे रहस्यों का सामना करती हैं जो उन्हें उनकी सीमाओं तक पहुंचा देते हैं। एक धूप वाले दोपहर एक अमीर सोशलाइट श्रीमती मेहरा घबराई हुई इंस्पेक्टर राज के कार्यालय में आए। उनके बहुमूल्य गहने, जो लाखों कीमती थे, बिना किसी निशान के उनके घर से गायब हो गए थे। पिछले रात वह एक भव्य पार्टी का आयोजन कर रही थी जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए थे, और सुबह उठने पर उन्होंने अपना तिजोरी खाली पाया। हमेशा चुनौतीपूर्ण मामलों के लिए उत्सुक इंस्पेक्टर राज ने श्रीमती मेहरा को आश्वासन दिया कि वह इस रहस्य का समाधान कर देंगे। उन्होंने मेहरा हवेली का दौरा करके अपनी जांच शुरू की, जो बेशकीमती प्राचीन वस्तुओं और शानदार सजावट से भरी हुई थी। हवेली पहुंचने पर राज ने श्रीमती मेहरा और उनके बटलर जीवंत से मुलाकात की, जिन्होंने चोरी की घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया। जासूस ने अपराध स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, उन्नत सुरक्षा प्रणाली और जबरन प्रवेश के किसी भी निशान की कमी पर ध्यान दिया। दिलचस्प, राज ने अपने आप से बुदबुदाया। ऐसा लगता है कि चोर घर और इसकी सुरक्षा से परिचित कोई व्यक्ति है। फिर उन्होंने पार्टी में शामिल हुए मेहमानों का साक्षात्कार किया। उनमें प्रमुख व्यवसायी, राजनेता और सोशलाइट शामिल थे। एक एक करके राज ने उनसे पूछताछ की, किसी भी सुराग या संदिग्ध व्यवहार की तलाश की। अधिकांश मेहमानों के पास बल्लेबाज थे, लेकिन एक व्यक्ति, एक रंगीन कला व्यापारी मिस्टर कपूर, राज का ध्यान आकर्षित किया। कपूर की शेडी डीलिंग में शामिल होने की प्रतिष्ठा थी और उसे पार्टी से जल्दी निकलते देखा गया था। राज ने कपूर की पृष्ठभूमि में गहराई से जाने का निर्णय लिया। उन्होंने पाया कि कपूर ने हाल ही में वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया था और उसे एक महत्वपूर्ण ऋण चुकाना था। इससे वह एक प्रमुख संदिग्ध बन गया। हालांकि ठोस सबूत के बिना राज जानते थे कि वे कोई आरोप नहीं लगा सकते। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, राज को पार्टी के दौरान एक अजीब घटना के बारे में पता चला। एक जादूगर रवि ने आश्चर्यजनक करतबों की श्रृंखला प्रस्तुत की, जिसे मेहमान मंत्रमुग्ध हो गए। एक खास ट्रिक में वस्तुओं का गायब और फिर से प्रकट होना शामिल था। ब्रांच को यह दिलचस्प लगा और उन्होंने रवि से मिलने का निर्णय लिया ताकि उनके प्रदर्शन के बारे में और जान सकें। रवि, एक करिश्माई और रहस्यमय व्यक्ति ने राज का अपने साधारण घर में स्वागत किया। जादूगर ने अपने ट्रिक्स को विस्तार से समझाया, यह बताते हुए कि वे सभी भ्रम और हाथ की सफाई थे। हालांकि राज की तीव्र नजर ने रवि की कार्यशाला में कुछ असामान्य देखा। मेहरा हवेली की तरह दिखने वाले ब्लूप्रिंट का एक सेट तुम्हारे पास ये क्यों है? राज ने एक भाव उठाते हुए पूछा। रवि ने जवाब देने से पहले हिचकिचाया। मुझे श्रीमती मेहरा की पार्टी के लिए एक अनूठा आंतरिक डिजाइन करने का आदेश दिया गया था। ब्लूप्रिंट ने मुझे लेआउट को समझने में मदद की। राज पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने रवि पर नजर रखने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी जांच जारी रखी, पहेली के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की। एक सफलता तब आई जब उन्हें एक गुमनाम सूचना मिली कि मेहरा हवेली के अध्ययन में एक छिपे हुए कंपार्टमेंट है। राज हवेली की ओर दौड़े और श्रीमती मेहरा की अनुमति से अध्ययन की खोज शुरू की। एक बड़ी पेंटिंग के पीछे उन्होंने एक गुप्त तिजोरी पाई। तिजोरी के अंदर उनकी आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि श्रीमती मेहरा के गायब हुए गहने थे। ऐसा लगता था कि किसी ने उन्हें बीमा धोखाधड़ी के लिए फंसाने की कोशिश की थी। इंस्पेक्टर राज अब पहले से कहीं ज्यादा सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने जीवन बटलर का पुनः साक्षात्कार किया, जो नर्वस और टालमटोल कर रहा था। राज की प्रवृत्ति ने उन्हें बताया कि जीवन उससे अधिक जानता है जितना वह बता रहा है। तीव्र पूछताछ के तहत जीवन ने आखिरकार कबूल किया कि उसे मिस्टर कपूर ने गहनों को छिपाने के लिए ब्लैकमेल किया था।
कपूर ने श्रीमती मेहरा की वित्तीय समस्याओं का पता लगाया और गहनों को चुराकर और बेचकर अपने ऋण को चुकाने की योजना बनाई थी। उसने जीवन को गहनों को गुप्त कंपार्टमेंट में छिपाने के लिए मजबूर किया, जिससे उसे मुनाफे का हिस्सा मिलने का वादा किया। हालांकि कपूर का अकबर बीरबल की एक मजेदार कहानी। बीरबल की चतुराई और मूर्ख था। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक ठग ने प्रवेश किया। वह बड़ा ही चालाक और शातिर था और उसने सोचा कि वह अपनी चतुराई से अकबर के दरबार में सबको मूर्ख बना सकता है। उसने दरबार में आकर घोषणा की, मैं एक महान जाए उग्र हूँ और मैं कुछ ऐसा दिखा सकता हूँ जो आपने कभी नहीं देखा होगा। अकबर ने उसकी बातों को सुना और कहा, अगर तुम सच में महान जादूगर हो तो हमें कुछ अनोखा दिखा। ने कहा, मैं आप सबको एक ऐसी चीज दिखा सकता हूं जो आपकी आंखों के सामने होते हुए भी आपको दिखेगी नहीं। यह सुनकर सभी दरबारी और अकबर चौंक गए। उन्होंने ठग को उसकी कला दिखाने के लिए कहा। ठग ने अपनी जेब से एक बड़ा सा कपड़ा निकाला और उसे हवा में लहराते हुए कहा, यह जादुई कपड़ा है। जब मैं इसे आपके सामने लाऊंगा तो आपको एक भी चीज दिखाई नहीं देगी। फिर उसने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल जी कृपया आप इस कपड़े के नीचे खड़े हो जाइए और देखिए क्या होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कपड़े के नीचे खड़ा होना स्वीकार किया। ठग ने कपड़े को बीरबल के ऊपर डाल दिया और सभी दरबारी हंसने लगे, क्योंकि बीरबल गायब नहीं हुआ बल्कि वहीं खड़ा था। अकबर ने कहा, बीरबल तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा जादू है? ठग ने चालाकी से जवाब दिया, यह जादू उन लोगों के लिए है जिनकी आत्मा शुद्ध है। जो लोग भ्रष्ट और पापी हैं उन्हें यह जादू नहीं दिखेगा, इसलिए आपको बीरबल दिखाई दे रहा है। बीरबल ने तुरंत ही ठग की चाल को समझ लिया। उसने कहा, महाराज यह व्यक्ति हमारे साथ चाल चल रहा है। फिर बीरबल ने ठग से कहा, अगर तुम्हारा कपड़ा वास्तव में जादुई है तो इसे मेरे सिर से हटा दो और देखो क्या मैं अब भी दिखाई देता हूँ। ठग ने कपड़ा हटाया और बीरबल वहीं खड़ा था। सभी दरबारी हंसने लगे। बीरबल ने कहा, महाराज यह व्यक्ति केवल आपको भ्रमित कर रहा है, इसके कपड़े में कोई जादू नहीं है, यह केवल हमें बेवकूफ बना रहा है। अकबर ने ठग को तुरंत ही दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया और बीरबल की चतुराई की सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और त्वरित सोच से ठग की चाल को विफल कर दिया और दरबार में सभी का मनोरंजन किया। अगली कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबारियों के बीच में कुछ चर्चा चल रही थी कि कौन सा पेड़ सबसे उपयोगी होता है। कुछ लोग कह रहे थे कि आम का पेड़ सबसे उपयोगी होता है क्योंकि वह मीठे फल देता है, जबकि कुछ का मानना था कि नीम का पेड़ सबसे उपयोगी है क्योंकि वह औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इस विषय पर दरबार में बहस बढ़ती जा रही थी। अकबर ने इस बहस को समाप्त करने के लिए बीरबल की मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हारी राय में सबसे उपयोगी पर कौन सा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर सबसे उपयोगी पेड़ बबूल का पेड़ है। यह सुनकर दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। बबूल का पेड़ न तो मीठे फल देता है और न ही उसके औषधीय गुणों के बारे में लोग जानते थे। अकबर ने भी आश्चर्य से पूछा, बीरबल बबूल का पेड़ सबसे उपयोगी कैसे हो सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर मैं आपको कल इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, कृपया मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी और सभी दरबारी अपने अपने काम में लग गए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में कुछ सामान मंगवाया और उसे दरबार के बीचों बीच रखा। सामान में एक बबूल की लकड़ी से बना हुआ एक मजबूत डंडा था जो देखने में बहुत साधारण लग रहा था। बीरबल ने कहा, हुजूर यह बबूल की लकड़ी का डंडा है,
अब मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इसे तोड़कर दिखाएं। अकबर ने अपनी पूरी ताकत लगाई लेकिन वह डंडा नहीं तोड़ पाया। फिर उन्होंने अपने सबसे मजबूत दरबारी को बुलाया और उसे डंडा तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन वह भी असफल रहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा हुजूर, बबूल की लकड़ी कितनी मजबूत होती है, इसे तोड़ना कितना कठिन है। इसी मजबूती के कारण बबूल का पेड़ सबसे उपयोगी है। इसका उपयोग कई प्रकार के निर्माण कार्यों में किया जाता है, जैसे कि मकान, फर्नीचर और औजार बनाने में इसकी मजबूती और स्थायित्व इसे सबसे उपयोगी पेड़ बनाती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी समझदारी से हमें सिखाया कि हर चीज की उपयोगिता उसके गुणों में छिपी होती है। हम अक्सर दिखावे पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली उपयोगिता उसकी आंतरिक विशेषताओं में होती है। दरबार के सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे और इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और समझदारी से सबको प्रभावित किया। अगली कहानी। अकबर और बीरबल बेजुबान की मदद। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब बूढ़ा आदमी आया जो बहुत परेशान और दुखी दिखाई दे रहा था। उसने दरबार में आकर बादशाह अकबर से कहा, महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरा एकमात्र सहारा मेरी गाय थी जो कल रात चोरी हो गई। मेरे पास और कुछ नहीं है। अकबर ने बूढ़े आदमी की बात सुनी और दरबारियों की ओर देखा। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा। बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और इस आदमी की गाय को वापस लाने का प्रयास करो। बीरबल ने तुरंत बूढ़े आदमी से पूछा, क्या तुम्हें शक है कि किसने तुम्हारी गाय चुराई है? बुरे आदमी ने कहा, महाराज, मुझे किसी पर भी शक नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि मेरी गाय कल रात अपने वादे से गायब हो गई। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने बूढ़े आदमी से कहा, तुम्हारी गाय को वापस लाने के लिए हमें कुछ खास करना होगा। तुम 1 सप्ताह तक धैर्य रखो और हमें पूरी जांच करने दो। बीरबल ने उस गांव का दौरा किया जहां बूढ़ा आदमी रहता था और वहां के सभी लोगों से बात की। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि गाय कहां हो सकती है और किसने चोरी की होगी। बीरबल ने गांव के प्रमुख लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम एक प्रयोग करेंगे। हम गांव के बीच में एक बड़ा मंच तैयार करेंगे और सभी ग्रामवासियों को वहां इकट्ठा करेंगे। ग्रामवासियों ने बीरबल की बात मानी और एक बड़ा मंच तैयार किया गया। बीरबल ने सभी लोगों को मंच के चारों ओर इकट्ठा किया और कहा, हम सभी को यह जानना है कि गाय कहाँ है। मैं एक विशेष मंत्र जानता हूँ जिसे चोरी की गई वस्तु का पता चल सकता है। बीरबल ने फिर सभी को बताया कि वे लोग जिन पर शक है उन्हें मंच के चारों ओर खड़ा किया जाएगा और हर व्यक्ति को एक एक करके मंच के बीच में बुलाया जाएगा। बीरबल ने घोषणा की, जिस व्यक्ति ने गाय चुराई है उसके माथे पर एक विशेष निशान दिखाई देगा जब वह मंच के बीच में आएगा। गांव के सभी लोग उत्सुकता से इस घटना को देखने लगे। बीरबल ने एक एक करके शक के घेरे में आए लोगों को बुलाना शुरू किया। सभी लोग मंच के बीच में गए और वापस आए, लेकिन किसी के माथे पर कोई निशान नहीं दिखाई दिया। अंत में एक आदमी जिसका नाम रमेश था मंच के बीच में बुलाया गया। जब रमेश मंच के बीच में पहुंचा, बीरबल ने अचानक कहा, गाय चुराने वाला व्यक्ति खुद को पहचान गया है। वह व्यक्ति रमेश है। रमेश ने घबराकर कहा, नहीं नहीं, मैंने गाय नहीं चुराई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम्हारे माथे पर कोई निशान नहीं है, लेकिन तुम्हारी घबराहट से साफ है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। अगर तुमने गाय नहीं चुराई तो तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। रमेश ने अंत अपनी गलती स्वीकार की और कहा, हाँ महाराज, मैंने गाय चुराई थी। मैं बहुत परेशान था और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मुझे लगा कि गाय चुराकर मैं अपनी समस्याओं का समाधान कर लूंगा। बीरबल ने रमेश की गलती स्वीकार करने के बाद कहा, तुम्हारी गलती को समझना और स्वीकार करना एक अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। तुम तुरंत बूढ़े आदमी की गाय वापस करो और उससे माफी मांगो। रमेश ने बूढ़े आदमी की गाय लौटा
आई और उससे माफी मांगी। बूढ़े आदमी ने रमेश को माफ कर दिया और सभी लोग बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में चोरी या गलत काम करना उचित नहीं है। गलतियों को स्वीकार करना और उनका प्रायश्चित करना महत्वपूर्ण है। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने एक बड़ी समस्या का समाधान किया और सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। अगली कहानी। आप हाल ही में ईरान से लौटे हैं। इस बारे में हमें कुछ बताइए। कैसा रहा सफर हुजूर? सफर काफी अच्छा रहा और शाही ईरान ने आपको अपना सलाम भेजा है। उन्होंने बीरबल को भी याद किया था। दरअसल उन्होंने बीरबल को ईरान आने का न्योता दिया है शाही मेहमान बनकर। बीरबल से उनकी पिछली मुलाकात उन्हें बेहद पसंद आई। तो बेरीबाल, तुम्हारे जाने वालों में एक और नाम जुड़ गया और वो भी एक शहंशाह का। शुक्रिया हुजूर, मुझे भी उनका साथ बहुत पसंद आया। वह एक समझदार शहंशाह है। बीरबल, लगता है तुम भी शाह ईरान से मिलकर काफी खुश हुए। क्या तुम उन्हें हमसे बेहतर शहंशाह मानते हो? खुशबू, मैंने सिर्फ यह कहा कि वह एक समझदार शहंशाह है और मुझे उनसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने कोई तुलना नहीं की। तो तुलना क्यों नहीं करते? सुखदेव सिंह जी, आपने काफी दूर दराज की सल्तनतों की सैर की है। बताइए, आपकी नज़र में सबसे बेहतर सल्तनत कौन सी है? बेशक जहां पनाह, यह सल्तनत सबसे बेहतर है हुजूर। बिल्कुल जहां ना, मैंने भी काफी सल्तनत देखी है। यहाँ मैंने देखा कि लोग कितने खुश हैं। बिल्कुल सही, जहाँ अपना फोन क्यों न खुश हूँ। आपके राज में आप एक इंसाफ पसंद शहंशाह। आप जनता से भारी लगान भी नहीं लेते। आप गरीबों में काफी दौलत भी बांटते हैं। लोग आपके राज में खुद को किस्मत समझते हैं। जहाँ हमारी सेना ताकतवर है, हमारी सेना का हर एक सिपाही इस सल्तनत की रखवाली के लिए अपनी जान तक देने को हिचकिचाता नहीं। आपके लिए सैनिकों के दिल में इतनी वफादारी है जो हम बना ये सबसे बेहतरीन सल्तनत है। बेशक आप जैसे ताकतवर इंसाफ पसंद शहंशाह न तो पहले कभी था और न कभी आगे होगा। जी हुजूर, मैं भी यही कहूंगा, आप सबसे बेहतर है। दरअसल बेहतर है जहां हमारा से बेहतर है। जो क्रिया तुमने कुछ नहीं कहा। तुम क्या सोचते हो हुजूर? आप बीरबल कहो हुजूर, मैं यह नहीं कह सकता कि इससे बेहतर सल्तनत हो नहीं सकती या आपसे बेहतर शहंशाह हो नहीं सकता। कुमकुम का 1.5 गुना हमेशा सबके खिलाफ बोलने की, खुद को सबसे अलग गुट कहने को। तो खुद को आप, अगर तुम्हें नहीं लगता कि हमारी सल्तनत सबसे बेहतर है तो बताओ कौन सी सल्तनत सबसे बेहतर है हुजूर। और फिर दोहराता हूं, आप बेशक बहुत अच्छे शहंशाह हैं पर सबसे बेहतर नहीं। हर किसी इंसान की तरह आप में भी खामियां हैं। भगवान ने हम इंसान को इसी तरह बनाया है। जो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने शहंशाह की बेइज्जती करने की? बाल, अगर तुम्हें लगता है कि हमारी सल्तनत सबसे बेहतर नहीं है या हम बेहतरीन जान नहीं है तो हम नहीं चाहते हैं कि तुम यहां रहो। दफा हो जाओ यहां से। खुलेआम हमारी बेइज्जती कर वाले को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। निकल जाओ यहां से। जहां प्रणाम, मेरा इरादा बेइज्जत करना, आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं सिर्फ यह कहना था कि कोई जगह ही या इंसान अपने आप में संपूर्ण नहीं होते हैं और बेहतर होने की गुंजाइश हमेशा रहती है। पहले तुम शहंशाह को सरेआम बेइज्जत करते हो और अब तुम्हारी यजुर्वेद के तुम उन्हें बेहतर होने के लिए कह रहे हो। हम तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। चले जाओ यहां से। आप खुद को परेशान न करें। जहां पर इस बार बीरबल ने खुद को साबित करने के लिए अपनी खुद पर गलती अपने उन्हें निकालकर अच्छा किया। तुम ठीक कहते हो, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हम बीरबल को बहुत पसंद करते थे और उसे एक समझदार इंसान समझते थे, मगर उसने हमें निराश किया है। कल बीरबल के साथ हमने नाइंसाफी किया। वो हमसे काफी खफा होगा। हम समझ गए हैं वो हमसे क्या कहना चाहता था। कल हम उसे वापस बुलाएंगे और उसे एक अच्छा सा तोहफा भी पेश करेंगे। सिपाही, बीरबल के घर जाओ और उससे कहो कि वह फौरन दरबार में आए। कहाँ है बीरबल? जहां पर उनके घर पर कोई नहीं था, दरवाजे पर ताला लगा था। कहाँ जा सकता है वो? फिर घूम कर लाओ, उसके नौकरों को ढूंढ लो और उनसे पूछो। इस तरह बीरबल का पता लगाकर उसे लेकर ही दरबार में पहुंचना जाओ। पूनम, अब बीरबल को वापस बुला रहे हैं। कल हमसे गलती हो गई थी। हमने बीरबल को निकल जाने को कहा। हमेशा की तरह उसने सच्ची बात कही और हमने उसे इसकी सजा दी। बोलो, तुम बीरबल को अपने साथ क्यों नहीं लाए? कहाँ है वो?
जब हम पुनः मैंने उनके नौकरों को ढूंढने की कोशिश की और एक मिला भी बाजार में। उसने कहा कि बीरबल अपना सामान बांधकर एक लंबी यात्रा पर गए हैं। उसे भी नहीं पता कहा। उसने कहा कि वह काफी लंबे समय के लिए गए हैं। मैंने अपने अजीज दोस्त को काफी गहरी चोट पहुंचाई है, इसलिए वह चला गया। बाद है 3 महीने गुजर गए और बीरबल नहीं लौटे। शहंशाह अपने दोस्त की कमी बहुत महसूस करने लगे, को बेचैन और काफी उदास रहने लगा। जो हम तो ना, हाँ, माफ कीजिए, हमने बीरबल के साथ जो सुलूक किया उसका हमें बहुत पछतावा है। बाबा 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 बाबा, क्यों ना हम अपने दूत को अलग अलग शहर भिजवाकर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके वापस लौटने की खबर भेजें। ही हमें नहीं लगता कि वह जवाब देगा। हमें खुद जाकर उसे वापस लेकर आना होगा। इस बार हमने उसे काफी गहरी चोट पहुंचाई है। हुजूर, हमें पता कैसे चलेगा कि हम उन्हें कहाँ ढूंढें? हम भी वही सोच रहे थे। कई राजा महाराजा उसके दोस्त हैं। उन्हीं में से किसी के साथ रहता होगा। हम सभी राजाओं को एक खास खबर भेजेंगे जो सिर्फ बीरबल ही समझ सके। बहुत खूब। ऐसे अगर कोई भी राजा आपके संदेश का जवाब देगा तो इसका मतलब बीरबल वही है। बिल्कुल। और पैगाम क्या होगा ये हम बताएंगे। तो मुझे भी यह पैगाम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। जहां पर ना, शहंशाह अकबर का यह पैगाम क्या तुम्हारे समझ में आ रहा है? थी अजीज दोस्त, हमने हमारे शहर के तालाबों का रिश्ता तय किया कि सल्तनत की नदियों को हम शादी का न्योता देते हैं। हाँ, काफी ही अजीब सा पैगाम है। क्या तुम्हारे समझ में आ रहा है कि शहंशाह क्या चाहते हैं? शायद मैं समझ सकता हूं कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। हम उन्हें जवाब जरूर भेजेंगे। थी हमारी नदियां आपकी तालाबों की शादी में आने से बड़ी खुश होगी। अपने शहर के कुओं से कहिए कि वह शहर के दरवाजे पर उनका स्वागत करेंगे। बहुत हो, यह बीरबल ही है। हम अभी ईरान के लिए रवाना होंगे। जानलेवा जानलेवा भी हो थी। गरीबों के मसीहा, इंसाफ का तराजू, न्याय के चार और क्या हमारा बार जागरण आरोपी मोहम्मद अकबर पर श्री। हाँ, जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जो हल्ला बोला, जो नाम पर में भिखारी मुझे पिछले 4 दिनों से बीच में नकली मोरे दे रहे हैं और मूत्र में दुआएं ले जा रहे हैं। रहीम, और जहां यह भी थोड़ी एक दिन झूठ बोला, मैं उसे रोज एक असली मोड़ देता हूं। इसे कभी भी नगरी मोहन नहीं दी तो आम कहां से जो मेरे पास सारी की सारी असली बीरबल। क्या हम ये मोरे ले सकते हैं? राजा बीरबल, जाओ, वरना इसमें से ज्यादातर, बल्कि हमारा मानना है कि सारी की सारी बोरे नकली जामा जो असली हो रहे हैं। उसमें भी तस्वीर बनी है आपके दोनों गानों में बालियां, लेकिन दिन में 2 के दोनों कानों में वाले होने के साथ साथ आपके कान के ऊपरी हिस्से में एक और छेद है जिसमें की लगी हुई में यह दिखाई है। हमारी सियासत में नकदी मौर्य चल रही है। जहां पुनः अल्लाह के नाम बोला तो नाम पर शेर जैसे मुझे मेरे भीतर 4 असली मोहरे दिलवा दीजिए। जहां बिना किसी मेरी क्या गलती है से शाम तक सैकड़ों लोगों से लेन देन करता हूं। मुझे पता है कि कौन मुझे नगरीय मोहरे दे गया, और ऊपर से भिखारी 4 बोरिंग उसे ऐसे मांग रहा जैसे इससे मैंने कोई अल्लाह के नाम पे माहौल आगे नाम मैंने बिगाड़ी की बद्दुआ ने मेरी बड़े बड़े भिखारियों गए चलते बाद सामान गए हैं। मुझे भिखारियों के 2 से 2 मुद्दों में मुझे 2 मुद्दे और हुई तो चलो 4 जो मांगोगे। पहुंचे चलिए, अल्लाह के नाम की माला के नाम पर चलिए चलिए, न्याय के लिए हमें बुलाते हैं। सब कुछ तो खुद कर लिया उन्होंने, अपना की जय हो। वहां बयान के लिए भिखारियों की लंबी कतारें लगी हुई है। वो कहते हैं जो भी मुद्राएं देखने मिली है सारी की सारी नकली हैं। और मछली मोहरें क्या बना दिया? बलिदान आइए होने भी किसी ने, नकली मोहरे ने भी। जहां बना जहां बिना, अपना बाहर व्यापारियों का दल, दर्जी वाले हलवाई, तुम्हारी सब के सब याद करें कोने में बहुत सारे नकली मुद्रा मिली है। इतनी सारी नकली मारे हमारी रियासत में आई कहां से? तुम तीनों को खास कारण से या बुलाएं? ऐसा करोगे मिठाई वाला बन जाना और हम तुम दोनों सैनिक बल
जब तुम्हारे पास जो कैची कंघी उस होगा को मिठाई समझ लेना और हम ग्राहक बनकर को मिठाई खरीदने आए। और इससे तीनों को ग्राहक हाव भाव बहुत चंचल मामूजान छाई खून। लेकिन हमारी समझ में यह है कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे गली बाईसा ऐसा हो तो तब पता चलेगा जब पिताजी तरह बधाई समझकर खाएंगे तो बहाने उनके हाव भाव देखकर यह जांचना है अभी या बाद में द्वारा। नए हीरे ने जो नकली मोहरे चलाने वाला ग्राहक होगा वो मिठाई खरीदने आएगा तो उसके चेहरे पर भाव कैसे हो, उसके चेहरे पर छुपा चोर कैसा होगा। उसके चेहरे पर छिपे चोर को आप लोग पहचान गोदारा में ग्रामचूरा में को हम ऐसा करेंगे कि हर दुकान पर हम सैनिकों को छिपा नहीं। जब अपनी मोहरे चलाने वाला मुझे दुकान पर आए तो उसके चेहरे के हाव भाव को पहचानते हुए हम उसे पकड़ लेंगे और जाओ, वरना कोई साबित कर देंगे कि हम फिर बहुत से ज्यादा कम है। हाँ पिताजी बीमा। चलो चलो जो काम पर लग जाओ। और मिठाई बनाई है, अब ग्राहक बनकर आता तो मैं तैयार हूं। तैयार है। मीठा इन तीनों उत्तम होता है मैं तक में। बधाई वाले जलेबी कैसे दे। डिलीवरी पैसा में है उस तरह घोल की रक्षा। रेणु ये लो एक सोने की वो है, इसमें से एक पैसा काटकर हमें पैसे वापस करने समझ में ये लोग दे दो, एक से जिले में हूं दिल्ली में हमारा जो राणा तोड़ा बगैर हम तो उल्लू समझता है गया है। आईसीटी लिए कोई बड़ी रकम अभी देता है जो छुट्टी भी तौर पर लगी मोहर भी चलाने और बाकी असली पैसे भी पाएगा। हिमाचल आने वाला मुजरिम उत्तराखंड के हो थोड़ा और चोर तो हमारे पौराणिक अगर से नहीं लगता अभी होगा। तुम दोनों को बताता हूं नहीं बचा। हाँ या लजीज खाना था मगर बाबा हमारी शिकंजी बनाकर रखते हैं, रानी साहिबा हो गई था उदासी को या हमारी राय लेगा रहा था। परशुराम निकला। आप हमें बताइए कि हम